तो दोस्तों मैं ना आज आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये प्रेजेंटेशन मैंने एकदम खुद से बनाया है और खुद की सोच विचार से बनाया है। कहीं से कोई कट पेस्ट नहीं है, क्योंकि कई चीजों का आंसर मैं जब खुद से ढूंढता हूँ, अपने आप से जब बात करता हूँ, तो मुझे जो आंसर्स मिलते हैं कई बार वो थोड़ा सा किताबी नहीं होते हैं वो। ठीक है, वो मतलब अलग होते हैं। और कई बार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सबको समझ में भी नहीं आता है, ये भी मैं कह दूं। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार सही होता हूँ, लेकिन मेरा काम उससे चला है, मेरा काम उससे हुआ है, तो इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूँ। और आपको भी अगर लगे कि मेरा वाला पॉइंट ऑफ व्यू से चल सकता है तो ठीक है। आपके अंदर एक जज बैठा है और वो सही भी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वो सही नहीं है, तो आप उसको डिनाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आप अपना तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है हमेशा कि हम सब एक बॉन्ड लीडर्स हैं। हम सब के अंदर एक इंटेलेक्ट है, हम सब के अंदर बुद्धि है, और उस बुद्धि पे हमको भरोसा करना चाहिए। हम लोग दूसरों की बुद्धि पे ज्यादा भरोसा करते हैं, तो ये लीडरशिप नहीं है। तो एक ही सवाल का आंसर कई तरीके से दिया जा सकता है, और कई बार बिना दिए भी काम चल जाता है। मेरा अपना तरीका, मुझे जो अच्छा लगता है, जो मेरी बुद्धि विवेक से मुझे समझ में आता है, वो मैं इस्तेमाल करता हूँ फील्ड में। उसी का कुछ हिस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि एक बार मैंने ना बैठ के ऐसी सोचना शुरू किया कि हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडल करना क्यों चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। ये पहला सवाल था, मैंने तो उसको मैंने लिखा भी। ठीक है भैया, अगर हम किसी को डेमो देने गए हैं, एक नए प्रोडक्ट की जानकारी देने गए हैं, तो क्वेश्चन करना उसका राइट है या नहीं? है सर। राइट है। राइट है ना? यस। तो हम यस। पहली बात हम उसको ऑब्जेक्शन मानते ही क्यों है? वो ऑब्जेक्ट कहाँ कर रहा है? वो तो हमसे और कुछ जानना चाह रहा है ना। मान लो उसने बोला यार बड़ी महंगा है, तो वो जानना चाह रहा है कि क्यों महंगा है। कोई भी ऑब्जेक्शन वो डाल रहा है, तो आप अगर पॉजिटिव वे में देखो, तो वो ऑब्जेक्शन है ही नहीं, वो क्वेश्चंस है। और उस क्वेश्चन का जवाब आप कई तरीकों से दे सकते हो। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि कोई जवाब नहीं देना है, यू आर राइट सर कह के भी निकला जा सकता है, और उससे भी काम बनते हैं, मैंने देखा है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। जब मैं शुरुआत में अपनी टीम के लिए डेमो करता था, तो दिन में ना 3 4 5 डेमो हो जाते थे। करना नहीं चाहता था, मैं हमेशा चाहता हूँ कि 2 डेमो करूं, लेकिन कई बार इतने अपॉइंटमेंट्स हो जाते थे। और कई बार खासकर तब होता था जब मैं कहीं पे कोई डेस्टिनेशन पे, मैं होटल में रुका हुआ हूँ, और वहां मान लो मेरी 50 की टीम है। अब सबको पता है कि दीपक जी आए हैं, आज रुकेंगे और कल रुकेंगे। अब 2 दिनों में सब लोग चाहते थे कि अपने अपने प्रोस्पेक्ट को मिलवा लूं, और अपने प्रोस्पेक्ट को लेके आते थे। मैं डेमो कर रहा हूँ, एक डेमो खत्म हुआ, दूसरा बैच एंटर, दूसरा डेमो खत्म हुआ, तीसरा बैच एंटर। मुझे बीच में रोकना पड़ता था कि भैया अब रुक जा, थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं। तो उस समय आप सोच के देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्शन आता भी था, तो क्या मैं उसको हैंडल करता था? प्रैक्टिकली पॉसिबल है। भाई एक डेमो खत्म किया है, अगला बैच घुस रहा है होटल में, रूम में। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, बताइए कुछ एक्सपीरियंस है तो। सुभाष बंडा जी, रिग्नेश जी, कभी आप होटल में रुके हो? प्रेमपाल जी, कभी होटल में रुके हो तो ऐसा आया ना कि एक एक डेमो खत्म किया, दूसरा डेमो लेने के लिए लोग बैठे हैं। अब टाइम ही नहीं मिलता। पीछे वाला कोई ऑब्जेक्शन अगर देगा भी, तो आप हैंडल करोगे उसको? टाइम ही नहीं मिलता सर उस कंडीशन में। टाइम ही नहीं मिलता। और सर जब आप अल्फा जोन में रहते हैं तो ऑब्जेक्शन कम आते हैं। वो भी है, सही बात है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि किसी का ऑब्जेक्शन आया भी उसमें से। अब अगला बैच तैयार है, सुनने के लिए खड़ा है पीछे उसके। इसको मैं उठा रहा हूँ कि सर चलो अब निकलो, अब अगले को डेमो देना है। अब वो ऑब्जेक्शन देगा तो मैं हैंडल थोड़ी करूंगा। मैंने कहा सुन कोई बात नहीं, आपको महंगा लग रहा है, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या है
मैंने देखा कि हम ऑब्जेक्शन हैंडल कर ही नहीं पाते थे सर। ऑब्जेक्शन हैंडल हम कब करना चाहते हैं और कब करते हैं, जब हमारे पास एक ही बंदा हो दिन भर में और उसी को पकाना हो कि बेटा ये नहीं जुड़ेगा तो मेरा क्या होगा। तो ये इस सवाल पे पहले आना है कि हम ऑब्जेक्शन हैंडल करना क्यों चाहते हैं। भाई करो ही मत ना। और मेरा दूसरा डायलॉग आप लोगों को याद होगा, शुरुआत में ना मुझे बहुत हर्ट होता था। इनेजिक में नहीं, इनेजिक के पहले के जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वहां पे कोई ऑब्जेक्शन आता था ना तो मैं हर्ट हो जाता था। इनेजिक में आने के बाद मैं इतना मेच्योर हो चुका था पहले से ही कि कोई भी ऑब्जेक्शन आने से ना मेरा वो, कभी भी मेरे दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं चली कि मैं हर्ट हो गया। मैं अगला डेमो भी उसी एंथुजियाज्म के साथ दे रहा हूँ आधे घंटे बाद। मान लो मैं आपके घर में गया, आपने बहुत उल्टे सीधे बात कर दी, कोई नहीं लेगा, बहुत महंगा है, ऐसे ही आता जाता रहता है, कंपनियां आती जाती रहती हैं, नहीं नहीं नेटवर्किंग है तो बेकार ही होगा, किसी भी तरह का आपने कुछ किया। मैं वहां से निकला और अगले घर में जब घुसा, अगला अपॉइंटमेंट में, तो मैं ये भूल चुका हूँ इधर क्या हुआ। फिर से सेम एंथुजियाज्म के साथ नया प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? करते हैं ना? यस, यस सर। जो एक्सपर्ट्स हैं सर वो ये जान जाते हैं कि मुझे अपने आप को हैंडल कैसे करना है। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से अच्छा है अपने आप को हैंडल कर लो। आप मत टूटो, आप मत घबराओ, आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, आपके इंथुजियाज्म में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तो आप ग्रो कर जाओगे। ठीक है। तो इसका जवाब ये मिला मुझे कि हम क्यों ऑब्जेक्शन हैंडल करना चाहते हैं। पहला सवाल है कि व्हाई इट कम्स इन आवर माइंड। क्यों हमारे दिमाग में आता है कि ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जाए, सोचना है। और दूसरा सवाल है सर कि लोग हमको ऑब्जेक्ट क्यों करते हैं। तो इसका जवाब मुझे क्या मिला मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सोचना है, पूछना है अपने आप से कि डू वी हैव लेस प्रोस्पेक्ट्स। प्रॉब्लम ये नहीं है कि सर ऑब्जेक्शन आ गया, प्रॉब्लम ये है कि लिस्ट छोटी है। लिस्ट आपकी छोटी है, इसलिए आप परेशान हो गए। क्या हमारे दिमाग में ये है कि सब लोग ले लेंगे, सब लोग खरीदेंगे? ये भी एक रीजन होता है कि हम ऑब्जेक्शन हैंडल करना चाहते हैं। मान लो सर सुबह से शाम तक मैं 5 लोगों से मिला और एक आदमी ने खरीद लिया, हम खुश हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो चार ने क्या बोला हम उस पर दिमाग क्यों लगा रहे हैं। मतलब ये तो बेसिक गलती हो गई ना। सेल्स का नियम है कि सब लोग नहीं खरीदेंगे। आज तक पूरी दुनिया में अलग अलग धर्म बन गए, अलग अलग जाति बन गई, अलग अलग संप्रदाय बन गए। किसी को नौकरी पसंद है, किसी को बिजनेस पसंद है, किसी को नेटवर्क मार्केटिंग पसंद है। सबकी पसंद अलग अलग है। आप खाने में देख लो पसंद कितनी तरह का है लोगों का। पहनने में देख लो कितनी तरह का पसंद है। तो क्या हम चाहते हैं कि हर आदमी को बेच देंगे हम? क्या ऐसा माइंडसेट तो नहीं है हमारा? चेक करना है। और तब हम पूछेंगे प्रेमपाल सर इस सवाल का जवाब क्या दिया जाए, या मनोज जी आए तो मनोज जी से इस सवाल का जवाब क्या दिया जाए। भैया कोई जवाब हर आदमी को नहीं भेज सकता है। तो फिर हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के चक्कर में क्यों पड़े, हम नंबर गेम में क्यों नहीं पढ़ रहे भाई। बहुत अच्छा आंसर है सर। मैं आऊंगा क्वेश्चंस पे भी आऊंगा, ठीक है ना। एक बार हम लोगों ने प्रेमपाल जी के साथ 20-25 क्वेश्चन पे बातचीत की थी कि कॉमन क्वेश्चंस क्या आते हैं। उसके आंसर हम सब लोगों ने दिए थे, वो रिकॉर्डिंग भी मैंने डाला हुआ है। लेकिन आज मैं उसके अंदर जा रहा हूँ कि भैया पहली बात कि ऑब्जेक्शन को हैंडल हम क्यों करना चाहते हैं, और दूसरी बात कि अगर ऑब्जेक्शन ना आए इसके लिए क्या करें। मेरे प्रेजेंटेशन के बाद सर मैं आपको बता रहा हूँ आज की तारीख में, आज मतलब जो इनेजिक में आने के बाद 16-17 साल का एक्सपीरियंस था पहले था, उसकी वजह से इनेजिक में मेरे पास ऑब्जेक्शंस आए ही नहीं है। क्योंकि मैं अगले के पर्सपेक्टिव को भी रेस्पेक्ट देता हूँ। तो ऑब्जेक्शन आएगा ही क्यों। अगर आप मुझे लव करते हो, आप मुझे बोलते हो आई लव यू, तो मुझे अच्छा लगता है। आप अगर मुझे आई हेट यू बोलते हो, तो इस पर्सपेक्टिव का भी अगर मैं रेस्पेक्ट करूं तो कोई ऑब्जेक्शन की गुंजाइश है? हाँ, आप मेरे से नफरत कर सकते हैं। डन। कई लोग पूछते हैं सर, वो पूछ देता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो क्या बोले। तो मैं ये बोलता था कि ओरिजिनल वाला है। आप भी बोल सकते हो हाँ सर नेटवर्क मार्केटिंग है, या आप पूछ सकते हो एरिक ओरी ने सिखाया है कि क्या आपका कोई एक्सपीरियंस है।
कैसे जानते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग को, क्या जानते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? तो क्या हम सबको बेचना चाहते हैं? क्या हम हर बार जीतना चाहते हैं? ये भी एक दिमाग की खराबी है। जिंदगी में कभी कोई भी काम में आप हर बार जीते हो? क्रिकेट खेला होगा, फुटबॉल खेला होगा, लूडो खेला होगा, बैडमिंटन खेला होगा, चेस खेला होगा, हर बार जीते हो कि कभी कभी हारते भी हो? हारने के लिए जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हार को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। कभी कभी आपको आपका उस्ताद मिल जाएगा मार्केट में, मिला है, मुझे भी मिला है। 1 डेढ़ घंटे उसी की बात सुन के आ गया, कोई बात नहीं भाई, दोस्ती हुई, फिर कभी बैठेंगे। सर बिल्कुल। अभी एकदम ताजा ताजा एग्जाम्पल है ना, हम्म, 10 मैच खेलने के बावजूद भी फाइनल में हम लोग हार गए क्रिकेट में। हाँ। तो हम घर से जब निकलते हैं ना, तो एक्सपेक्टेशन, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ निकलते हैं कि तैयारी करके जाएंगे और जीत के ही आएंगे, तो ये ठीक, अच्छी बात है। लेकिन हार जीतने का प्रोसेस है। आपको कई कॉल करने पड़ेंगे तो आपको एक डेमो मिलेगा, आपको कई डेमो करने पड़ेंगे तो आपको एक सेल मिलेगा, और आपको कई सेल करने पड़ेंगे तब एक लीडर मिलेगा। ये प्रोसेस है सर, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ऑब्जेक्शन को हैंडल करने की बजाय खुद को हैंडल कीजिए, ठीक है? जब भी हम हारते हैं ना, तो हमें दर्द होता है, ये एक प्रॉब्लम है हमारे अंदर की। और सर, माइकल जॉर्डन से लेके जितनी भी मैंने कोटेशंस आज तक पढ़ी हैं विनर्स की, जिन्होंने लाइफ में बहुत बड़ा किया, माइकल जॉर्डन का आप लोगों ने याद हो अगर, कि 10,000 शॉट्स उसने मिस किए हैं। कई बार विनिंग शॉट्स उसको दिए गए और हार गया वो, और इसलिए वो माइकल जॉर्डन है। सचिन के या विराट कोहली के रिकॉर्ड्स को हम लोग देखते हैं, 50 सेंचुरीज बना दिए, लेकिन कितनी बार डक हुई ये भी तो देखो, कितनी बार हिट विकेट हुआ है, कितनी बार विकेट के पीछे लपका गया है। तो हम लोग वो वाली स्टोरी नहीं देखते, और प्रोसेस तो वही है। हर बार सेंचुरी लगता है क्या? नहीं लगता सर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें। तो हमको पहले तो, पहला क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि ये आता क्यों है दिमाग में, हम क्यों हर बार जीतना चाहते हैं, हम क्यों हर बार ऑब्जेक्शन को हैंडल करना चाहते हैं, हम खेल को क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? अगर मेरे को सिर्फ क्रिकेट खेलना पसंद है और मैं बॉलर हूं, तो हर बार विकेट लेने के लिए ही बॉल करूंगा, लेकिन क्या हर बार बॉल पे विकेट मिलेगा? मिलता है किसी को आज तक? मुथैया मुरलीधरन को भी नहीं मिला, जबकि वो बताता है, उसने, उसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, आगे भी कोई नहीं तोड़ पाएगा। 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट और 500 से ज्यादा वनडे विकेट। और वैसा आदमी बोल रहा है कि मैं विजुअलाइज करता हूं जब बॉल फेंकता हूं, विजुअलाइज करने के बाद बॉल फेंकता हूं कि कहाँ टप्पा पड़ेगा, कहाँ से किधर जाएगा, और कैसे विकेट में जाएगा या किसी के हाथ में जाएगा कैच। वो सारा करने के बाद क्या उसने 500 बॉल ही फेंका होगा सर? हेलो, थोड़ा रेस्पॉन्ड करते रहोगे तो अच्छा लगेगा। हजारों बॉलें फेंकी है सर उन्होंने। सर एक मैं लाइव एग्जांपल बताऊं, मेरी यूनिट में जब मैं ऑन ड्यूटी था तो महेंद्र सिंह धोनी तो पैरा के लिए आए हुए थे आगरा। हम्म। हमारी यूनिट में उनके साथ हमारा लंच था। हम्म। तो मैंने पर्सनली उनसे क्वेश्चन किया था कि सर जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो आपकी उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। हम्म। तो उन्होंने स्पेशली बताया, देखिए स्पेशली जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है थोड़ा प्रेशर तो होता है, लेकिन हम प्रेशर को ओवरकम करके हमारा ध्यान हमारा परफॉर्मेंस पे होता है कि हम बेस्ट परफॉर्मेंस करें, रिजल्ट तो आ ही गई आएगा। तो उन्होंने स्पेशली ये कोट भी किया था, और उन्होंने कई बार उनका वीडियो भी वायरल हुआ है अभी, कि हम्म। केवल आप गोल पर आपका ध्यान जरूर होना चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी पहले होनी चाहिए। परफॉर्मेंस बेस्ट होगी तो बाई डिफॉल्ट गोल होगा। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सबका मैंने कोटेशन पढ़ा है। वो लोग कहते हैं कि मैंने प्रोसेस का गोल बनाया, मेरे को घर चाहिए, ये वाला गोल ही नहीं बनाया था उसने। उसने गोल बनाया कि मेरे को सुबह 4 बजे डेली उठना है, ये गोल था उसका। मेरे को दिन भर में इतनी देर तक ग्राउंड में बिताना है, ये गोल है। हम लोग क्या करते हैं ना, मर्सिडीज गोल बना लेते हैं,
कितने डेमो करना है इसका गोल नहीं बनाते। तो प्रोसेस का गोल जब बनाएंगे ना तो एंड रिजल्ट तो आ ही जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब एक सवाल और आता है जो मैंने सोचा कि मेरे को तो ऑब्जेक्शंस अब नहीं आते हैं, पहले आते थे। तो क्यों आते हैं भाई ऑब्जेक्शंस? तो इसमें कुछ बातें निकल के आई। पहला ये कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन ना आए तो कैसा लगेगा, सोच के बताना। प्रेमपाल जी, आपने खूब बढ़िया से डेमो किया, पूरा एक्साइटमेंट में आप दिखाते हो, कर दिया आपने, और अगला बोला जी बढ़िया, जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। संतोष नायर तो बोलता है कि उसका बाप भी नहीं खरीदेगा। इसका मतलब यही है, या तो उसकी समझ में ही नहीं आया, या तो चाहता है भाई ठीक है तो हो गया तुम्हारा, अभी निकलो। बहुत खराब सिचुएशन हो जाता है अगर कोई ऑब्जेक्शन ना आए तो। अगर बहुत स्मार्ट आदमी है ना जिसको आपसे नहीं खरीदना है तो वो कुछ बोलेगा ही नहीं, और आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। लोग आपको ऑब्जेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आप एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। अगर मैं अब अब मैं जो डेमो करता हूँ प्रेमपाल जी, जब भी मैं लोगों के साथ बैठता हूँ, डेमो करूँ ना करूँ, बातों से भी काम चल जाता है, तो मैं यही बोलता हूँ कि सर मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने आया हूँ, कोई नॉलेज शेयर नहीं करने आया हूँ। मैं आपको अपना अनुभव आपको बताने आया हूँ। और जब आप अपने अनुभव की बात करते हैं ना, रियल में तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। ये जो प्रेजेंटेशन हमारा बना हुआ है ना, उसमें कई बातें ऐसी हैं जो हमारे अनुभव में नहीं है, और इसीलिए ऑब्जेक्शंस आते हैं। ठीक है। तो एक्सपर्ट बनने की कोशिश कभी नहीं करना है। कोई भी बात किसी को बतानी है, तुरंत किताब खोलो, प्रेजेंटेशन फाइल खोलो, कोई वीडियो के थ्रू बात कहो। किसी ने कहा कि डायबिटीज ठीक हो जाता है क्या, तो देखिए ना सर, इनका इनका एक्सपीरियंस ठीक होता है, मैं क्या बोलूंगा, लेकिन एक्सपीरियंस देखिए। तो जब आप थर्ड पार्टी का रोल लेंगे तो आपको ऑब्जेक्शंस कम आएंगे। हाँ रिग्नेश भाई। सर, एक कपिल देव का कोटेशन मेरे पास था। करीबन उनकी लाइफ में उन्होंने 11,000 बॉलें डाली है फास्ट बॉलर में, हम्म। कुल। और विकेटें मिली है 423 सर, इंटरनेशनल। अब हम्म। आप 423 विकेट गिनिए या 11,000 बॉल, फिर भी आज वो 423 विकेट के लिए ही आज पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गए। तो बिल्कुल। आप देखिए सक्सेस तो कितनी माइनॉरिटी में मिली है। हम्म। हम लोगों ने बिलब्रेट को पढ़ा ना बॉस। बिलब्रेट ने कितनी क्लैरिटी से कहा है कि देर इज नो मैजिक, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, बड़ा सिंपल है। कि उन्होंने कहा था 11,000 की 12,000 ना। 1200 लोगों से मिले। हाँ। बात। 1,200 लोगों से मिले, उनमें से 900 लोगों ने उनको ना बोल दिया, 300 लोगों ने हाँ बोला, 300 लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से 85 लोग सीरियस हुए, 85 में से 35 लंबे समय तक चले, और उनमें से 11 लोगों ने उनको अमीर बना दिया। यही घटना सबके साथ होना है भाई, नो सीक्रेट। 1,200 लोगों को आप डेमो दिखाओ तो सही, आपके 11 मिल जाएंगे, टीम 11। सर एक और यहाँ पे बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, शायद ब्रिट्स के सिस्टम का एग्जाम्पल है। हम्म। जब आप 100 लोगों से मिलते हैं तो 80 लोग आपकी बात ही नहीं सुनते हैं। हम्म। 80 लोग जुड़ेंगे ही नहीं, 20 लोग जुड़ेंगे, और हम्म। 20 में से भी केवल दो ही लोग आपके माइंडसेट के जो लीडरशिप पे काम करेंगे, हम्म। जो आपके जैसे कोर मेंबर होंगे। हम्म। तो 98 तो एक्चुअली देखा जाए तो रिजेक्ट ही है, लेकिन वो दो लोग आपको आने वाले टाइम में पता नहीं किस लेवल पर पहुंचा देंगे। और उन दो लोगों तक पहुंचने के लिए आपको 100 लोगों से तो गुजरना ही पड़ेगा, और वो बिल्कुल। एक प्रोसेस है। हम्म। अब ये बात अगर हमको डेमो करते समय दिमाग में रहे, बैक ऑफ द माइंड में, कि मुझे 1,200 लोगों से मिलना है 11 लोगों तक पहुंचने के लिए, तो क्या हमें कोई चिंता रहेगी कि उसका क्या ऑब्जेक्शन है? कभी नहीं रहेगी सर, मजे दूर में दूर तक ही नहीं रहेगी। मजे में दिखाएंगे, मजे में बातें करेंगे, थैंक्स फॉर योर टाइम बोल के चल देंगे वहां से। यही करना पड़ेगा।
और प्रोडक्ट ऐसा है हमारा कि इसके लिए लोगों की कमी कहाँ है, हर आदमी को दिखाया जा सकता है। अब ये देखो, मैंने लिया है एरिक वोरी की बुक से, गोप्रो से, रिमेंबर यू आर नॉट द इशू। याद रखिए, आप मुद्दा नहीं है, मुद्दा कंपनी है ना भैया। हम इनैजिक को बताने गए हैं कि अपने आप को बताने गए हैं? हम इनैजिक का प्रोडक्ट बताने गए हैं, हम इंजीनियर क्यों बन रहे हैं? हम ही बन जाते हैं इनैजिक, ये दिक्कत हो जाता है। अब इस मशीन के बारे में कोई पूछे तो हम एक लाइन में जवाब दे सकते हैं कि सर ये तो हीरो साहब ही जानते होंगे। हम कहाँ से जानते हैं, हम तो पानी पी रहे हैं, मजा आ रहा है। लेकिन हम उसमें प्लेट एनोड कैथोड जो करने लगते हैं ना, वहीं पे फंसते हैं फिर। एक्सपर्ट बनने की जरूरत ही नहीं बॉस। मुद्दा आप मत बनिए, मुद्दा कंपनी है, मुद्दा कंपनी का प्रोडक्ट है। हम बीच में घुस जा रहे हैं। इसीलिए एरिक मोरी ने कहा है कि यू आर अ मैसेंजर, नॉट अ मैसेज। आप मैसेज नहीं हो, आप मैसेंजर हो। पुराने जमाने में हम लोग देखते थे, आता था दूत पत्र लेके। और जानते हैं नियम क्या था? प्रेमपाल जी, याद होगा आपको, महाभारत में, रामायण में कभी देखा होगा कि दूत को कुछ भी मैसेज लेके आए उसको फांस, तो मतलब मारना नहीं है, पीटना नहीं है, फांसी की सजा नहीं देना है। ऐसा नियम होता था। तो अगर हम मैसेंजर हैं, दूत हैं हम इनएजिक के, तो भैया हमसे ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हो? सिंपल है। हम तो भैया उनकी बात आप तक पहुंचाने आए हैं। कितना सिंपल है। तो उसका रीजन क्या होता है कि हम टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब हम मुद्दा बन जाते हैं। अपनी ज्ञान जब देने लग जाते हैं ना, तब हम मुद्दा बन जाते हैं। वैसे सर देखा जाए तो हम्म। ये कुछ अनुभव के बाद ये बातें समझ में आती हैं। हम्म। और जब से ये थोड़ा सा अनुभव हुआ है ना, तो डेमो इतना सिंपल, शॉर्ट, हम्म। डुप्लीकेबल कर दिया। क्योंकि उसमें मास्टरी करने का मतलब ही नहीं है। आप मास्टर बन भी जाओगे तो आप एनर्जिक के मतलब कहीं पे भी नहीं हो। आपको मास्टरी वास्तव में ही करनी है तो अपने माइंडसेट पे, मैं कैसे फील्ड में जा पाऊँ, मैं कैसे सुबह को जल्दी से जग पाऊँ, हम्म। मैं कैलकुलेशन कैसे कर पाऊँ, मैं ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेबल कैसे कर पाऊँ, ये एक्चुअली अपने आप पर काम करने की जरूरत है। जो परफेक्ट है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो मशीन बनाने वाले और मशीन में आपका कोई परफेक्शन नहीं है ना, आपका कोई परफेक्ट कोई चीज है। तो आप केवल, बॉल आ रही है, बल्ला आपके हाथ में, उसको दिखाइए और आगे बढ़ाइए। सही वो बात। मुझे समझ में आया प्रोडक्ट को लेकर के। तो हम्म। तो अब जो समझ में आ रहा है ना प्रेमपाल जी, हमें उन्हीं की बात करनी है। नहीं तो हमने तो गलतियां की। मान लो आज से 10 साल पहले मैंने जो गलतियां की, मैं लड़ जाता था भाई। मैं जिस कंपनी में था उसका दूसरा कंपनी का कोई ऑब्जेक्शन बोला, नहीं नहीं मेरी वाली अच्छी है, तो हम आपस में लड़ जाते थे। आज की डेट में मैं बोलता हूँ भाई, तेरी भी अच्छी है, मेरी भी अच्छी है, तुमको वो पसंद है, हमको ये पसंद है, तो झगड़ा ही नहीं होता। तो ये मेच्योरिटी आती है जब आप आगे बढ़ते हो। दूसरा ऑब्जेक्शन कब आता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो, ये मैंने लिया है एरिक वोरी जी से, मुझे बहुत सूट किया ये बात, कि हम लोग प्रोडक्ट और बिजनेस को ना बहुत बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। अब किसी के घर में जाके किडनी फेलियर है, और आप बोल रहे हो सर पियो ना किडनी वापस। अब उसका डॉक्टर से वो पूछेगा तो बोलेगा कौन पागल है यार, किडनी कैसे आ जाएगा वापस? या बिजनेस में रातों रात अमीर बन जाओगे सर, कुछ नहीं करना है, बस एक मशीन खरीदो, बाकी तो। इसकी वजह से ऑब्जेक्शन आते हैं। या आप अपलाइन की इनकम बढ़ा चढ़ा के बताते हो, इसकी वजह से ऑब्जेक्शन आता है। अगर किसी को हम 50,000 1 लाख रुपए की बात करेंगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। अब भाई ठीक है, 10 लाख भी आता है, 20 लाख भी आता है, लेकिन शुरू दिन उसको बता रहे हो सर 10 लाख आने लगेगा, तो उसको तो हजम ही नहीं होगा। और उसका जब हजम नहीं होगा तो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट करेगा। फिर वो पूछेगा आपसे कि पहले तुम अपना दिखाओ, कितना आ रहा है तुम। और फिर आओगे तुम, आप पूछोगे मनोज तिवारी जी से या प्रेमपाल जी से कि सर, कोई पूछ दे कि आपकी इनकम कितनी आ रही, तो क्या बोले? आया क्यों? ये क्वेश्चन ही क्यों आया? क्योंकि तुमने बढ़ा चढ़ा के बातें की। 13,000 आता है, ये तो प्रूव कर सकते हो ना, वो तो नहीं सुनाओ ना।
अच्छा सर, वो जैसे सुदेश सर ने आज तक ये चीज पे कभी डिफेंड नहीं किया, ना ही उन्होंने दिखाई आज तक, किसी को कोई बातचीत नहीं करी। नहीं कभी। अच्छा, मजे की बात क्या है, फिर वो जाकर के टीम में मेरी एक मशीन खराब करा दी। मुझे तो इनके ऊपर डाउट हो रहा है, पैसा आता भी है कि नहीं आता है, अब उसको उसके ऊपर डाउट नहीं है, और उसको अप्लाई के ऊपर और अपने सिस्टम के ऊपर ही डाउट हो जाता हम्म। है, और कहानी खुद खराब करके आता है। बहुत सिंपल है सर, देखो 13,000 रुपए का प्लान। मैं तो आज की मेरी जो समझ है ना प्रेमपा जी, मैं 2A के ऊपर प्लान ही नहीं दिखाना चाहता हूँ। वहीं से सारा खेल खराब होता है। 1A 2A 26,000 में लोग खुश हो जाते हैं। हाँ ठीक है यार, बढ़िया है। 78 बताते हो ना, उसको थोड़ा सा डायरिया डिसेंट्री शुरू हो जाता है प्रोस्पेक्ट को। साला बहुत बांट रही है, कई बार बोलेगा कम बांट रही है, कई बार बोलेगा अपलाइन को ज्यादा दे रही है। मतलब तरह तरह के ऑब्जेक्शंस उसके शुरू हो जाते हैं। मेरा इतना पैसा बटेगा, कुछ सोचे नहीं। 1 लाख तुम लोग ले लोगे, मेरे पैसे वैसे। डिस्काउंट का केसन भी वहीं पे शुरू होता है सर। हाँ, तो ये ना मेरा आज का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में नो ऑब्जेक्शन है, ठीक है। कि ऑब्जेक्शन आए नहीं, कैसे उस पर बात करें, और आए तो अपने आप को हैंडल कैसे करें। दूसरा है कि कई बार ना हम प्रोस्पेक्ट्स के ईगो को हर्ट कर देते हैं, ज्ञानी बन के, या मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं ये करके, या कुछ एलियन की तरह दिख के। अलग टाइप का हम लोग नेटवर्कर के कुछ प्रजाति हैं, जिनके बारे में बहुत सारे ट्रोलिंग आपको मिल जाएंगे फेसबुक पे सब पे भी, कि नेटवर्कर को 2,000 रुपए का चेक आता है 6 साल बाद तो कैसे वो चिल्लाता है। ये सब आज ट्रोलिंग कर रहे हैं लोग, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसके ईगो को हर्ट कर देते हैं, और फिर वो आ जाता है ऑब्जेक्शन मोड में। और सबसे पहला ऑब्जेक्शन तो दिक्कत ये आ जाती है ना, कि जब आपका कोई डाउनलाइन आपको किसी अपने रिलेटिव या जानकार के पास ले जाता है, जो आपसे अच्छे लेवल पे हैं, पैसों के मामले में, एजुकेशन के मामले में, पद के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, अगर वो आपसे आगे हैं, और वहां कोई आपका डाउनलाइन आपको ले जाके आपके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करेगा, तो अगले का ईगो हर्ट हो जाता है। तो मैं तो इसका सोल्यूशन यही बताता हूँ, किसी को लेके ही मत जाओ भाई, खुद जाओ, खुद बात करो, सबसे अच्छा तरीका। और अगर बताते भी हो तो बड़ा शालीनता से, बहुत कम शब्दों में, खासकर इनको इतना पैसा आता है, ये सब बात तो करना ही नहीं चाहिए। आप खुद सोच के देखिए, आपके सामने कोई आके बोलेगा सर ये हमारे सीनियर है, इनको 20 लाख रुपए महीना आता है, तो आपके मन में क्या चलेगा, तो मैं क्या करूं, 20 लाख आता है तो मैं क्या करूं, यही चलेगा ना आपके मन में। लेकिन हम लोग यही जाके बोलते हैं। तो ये सब चीजें ना हम जानबूझ के ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देते हैं। पांचवा पॉइंट है कि हम सुनते कम हैं। अगर अपने प्रेजेंटेशन में हम सुनेंगे ना, तो ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। हाँ जी रिग्नेश भाई। सर यहाँ पर अपलाइन की वैल्यू बतानी है कि इन्होंने हमारी जिंदगी में क्या वैल्यू डाली है। हम्म। इन्होंने जीना चाहे तो मेरी जिंदगी में क्या चैलेंज थी, और आने के बाद हमारी जिंदगी में क्या क्या बेनिफिट है। हाँ। तो अपलाइन की बताएंगे तो उनको भी लगेगा यार बंदा अच्छा है, चलो बात। हम्म। सही बात है, गुणों के बारे में बात करिए, पैसों की बात मत करिए। और ये चीजें भी पहले बोलने लायक है सर, न कि सामने अपलाइन को बिठा के बोलो आप। यस। तो चापलूसी है वो, फिर चापलूसी है। सही बात है। फिर आप मक्खन लगा रहे हो। दूसरा जब क्या ले है? जा रहे जब ले हाँ। जा रहे हैं सर, उससे पहले ही कम्युनिकेट कर दें कि मैं जिनको लेके आ रहा हूँ सर, उन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत वैल्यू डाली है, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही ज्ञानी, मतलब जो भी आप अच्छे से बता सके उनके बारे में, पैसों के अलावा सब कुछ। सही बात है। उसके बाद है वी डोंट लिसन, हम सुनते नहीं है। अगला कुछ बोलना, पहले मेरे से क्या गलती होती थी, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, अगले ने कहा एक क्वेश्चन है, तो बोलता था यार क्वेश्चन बाद में, पहले मेरा डेमो देख लो। अब यहाँ पे उसका ईगो हर्ट कर दिया मैंने छोटा सा। इवेंट्स में भी हम लोग ये गलती कर रहे हैं, कई लोग 1 to 1 में भी कई बार कर रहे हैं। हम लोग जूम में भी ये गलती कर रहे थे, क्वेश्चन बाद में लेंगे। नहीं भैया, हैंड रेस किया, अभी ले लो ना उसको पहले।
हम कोई रट के थोड़ी आए हैं कि मेरा भूल जाऊंगा। ऐसा डेमो दिखाते हैं हम लोग कि रट्टा लगा हुआ है, रट्टे बीच में से टूटा तो फिर हम दिखा नहीं पाएंगे अगला। भाई एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पहले उसके सवाल जवाब। अभी तो एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं 60 सेकंड का एक रूल है कि हर 60 सेकंड के बाद अगले को कुछ बोलना चाहिए, या उसके बारे में आपको फीडबैक ले लेना चाहिए उसी समय, कि पिछला 1 मिनट जो मैंने बताया उसका कुछ फीडबैक, यस नो, तब आगे बढ़ेंगे। ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। इससे पार्टी का इंटरेस्ट बना रहता है। हम लोग क्या करते हैं, 20-25 मिनट तक हम ही बोले जा रहे हैं, वो बीच में ससुराल भी घूम के आ गया हो, आपके डेमो पे उसकी नजर ही नहीं है, वो कहाँ कहाँ वर्ल्ड टूर करके आ गया, आपको लग रहा है सुन रहा है। तो ये सब सीखते सीखते आप समझ में आ रहा है कि यार क्या क्या गलतियां होती हैं। तो सुनते रहेंगे ना तब ठीक रहेगा। वी शो लेस एंड टेल मोर, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। हम देखो, एमवे में भी रिग्नेश भाई ये क्या बोला गया, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, ये बोला गया ना। टेल यही द यही प्लान, टेल द प्लान, टेल द प्लान बोला गया, ना, शो द प्लान। शो द प्लान। तो हमें डेमो क्या करना है, शो कर रहे हैं कि बोलना है? शो करना है शो शो। हम सर। डेमो कम हम डेमो कम दिखा रहे हैं, बकवास ज्यादा कर रहे बिल ब्रिट सर इंडिया में आए थे सर। सॉरी, हैं। बीच में एक कोटेशन बोल रहा हूँ। तो पहले उन्होंने आगरा में मीटिंग की थी ताजमहल के यहाँ लीडर के साथ। और हम्म। उन्होंने ब्रह्म वाक्य बोला था, अगर आपको डायमंड जल्दी जाना है तो एक ही वर्ड मैं जो बताने जा रहा हूँ है, शो द प्लान। हम्म। दैट्स इट। तो हम शो कम कर रहे हैं और बातें ज्यादा कर रहे हैं। अपने डेमो को रिकॉर्ड करके आप देख लो, लोग देखना चाहते हैं सर मशीन के बारे में, पानी के बारे में देखना चाहते हैं। आप जो बकवास कर रहे हो उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और ये बहुत बड़ी गलती हो रही है जिसकी वजह से ऑब्जेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। सर एक्सपर्ट भी कहते हैं, और इसका एक प्रूफ भी है कि आप अंदर क्या हो, आपके हम्म। शब्द बता देते हैं। हम्म। आपको यदि फंसना है तो आप ज्यादा बोलिए। हम्म। आपके अंदर की जितनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो आपकी शब्द आपको बता देंगे। सामने वाला यदि ठीक ठाक बंदा है तो वो आपके शब्दों से ही आपकी गहराई आंक लेगा कि ये कितना बंदा गहरा है। हम्म। इसलिए ये बिल्कुल कोट 100% ये सत्य है कि हम दिखाते कम है, जताते ज्यादा है। तो बता। हमें दिखाना ज्यादा चाहिए। वो खुद बोलेगा, जब खुद बोलेगा, जो बोलेगा वो पेमेंट करेगा सर। सिंपल सी हम्म। बात है। हम्म। सातवां नियम है कि वी डोंट आस्क गोल्डन क्वेश्चंस। गोल्डन क्वेश्चंस पूछने चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे मैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सर आप कौन सा पानी पीते हो, तो थोड़ी देर चकरा जाएगा, कौन सा मतलब पानी पीता हो, नहीं नहीं कौन सा पानी पीते हो, बॉटल का, आरओ का, नल का, कुएं का, कौन सा। क्वेश्चंस पूछ के ना हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या आपको पता है सर कि अच्छा पानी और बुरा पानी भी होता है? बोलने दो अगले को। बोलेगा नहीं यार, साफ और गंदा तो सुना था, अब ये अच्छा बुरा क्या होता है बताओ। तो क्वेश्चंस पूछना है हमको, तो ऑब्जेक्शंस आएंगे ही नहीं। दूसरा क्या होता है, आठवां एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आप किसी डाउनलाइन के साथ गए हो डेमो दिखाने, तो सबसे पहले तो आपको अपना रेपो बिल्ड करना है। बहुत कम समय होता है आपके पास, 1 मिनट में आपको अपना रेपो बिल्ड करना पड़ेगा। अगर बिना रेपो बिल्ड के आप डेमो दिखाने लग गए तो ऑब्जेक्शंस की झड़ी लगने वाली है। और ठीक से रेपो बिल्ड हो गया ना, तो बंदे को आप कुछ भी बोलोगे सब बकवास आपका एक्सेप्ट कर लेगा, बोले हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, बढ़िया जी, बढ़िया आदमी, बढ़िया तो सब बढ़िया। तो इसमें कई लोग माहिर हो गए हैं, उनको ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं। और कई लोग जाते ही पता भी नहीं है इनको कि मैंने क्या बिगाड़ा, और उधर बिगाड़ चुके होते हैं।
और फिर ऑब्जेक्शंस बहुत सारे आते हैं। आप जब 4 साल लगा सकते हो तो अगला 2 मीटिंग 3 मीटिंग में ले लेगा यार, क्यों घबरा रहे हो? पहले मीटिंग में तो हमको यही करना चाहिए कि सर आज मैं खाली आपको दिखाने आया हूँ। और जब यकीन मानिएगा, जब आप निश्चिंत रहते हैं ना तो अगला, हो सकता है अगला बोले यार ठीक है सेमिनार में जाएंगे ना, लेकिन चेक ले लो अभी। जब आप निश्चिंतता दिखाते हो, जब आप बेचते हुए नहीं दिखते हो ना, तो लोग खरीद लेते हैं। ये मेरा सर भगवान की कृपा रही थ्रू आउट इनेजिक। उसके पहले तो मैं, मेरे से भी गलतियां होती रही हैं बहुत सारी। इनेजिक में मैं कभी भी हड़बड़ी में नहीं दिखा किसी को, क्योंकि मुझे पता था बड़ा गेम है, बड़ा पैसा आ जाएगा। कम भी बिकेगा तो बड़ा पैसा आएगा। और मैं बड़े निश्चिंता से डेमो दिखाने के बाद, बैग पैक करने के बाद, चाय पानी पी लिया, आराम से चला, नो ऑब्जेक्शन, और आगे बढ़ते चले गए। काम होता चला गया। कई लोगों ने पीछे से चल के चेक दिया। आज भी कुछ कॉल्स आ जाते हैं। तो गेम जिस दिन समझ में आ गया ना, उस दिन काम आसान हो जाता है, वरना आप परेशान होते रहते हैं। तो एक प्रेजेंटेशन, एरिक वोरी जैसा आदमी कह रहा है कि सर कम से कम 7 एक्सपोजर्स लगते हैं क्लोजिंग होने में, ऑन एन एवरेज 7 एक्सपोजर्स। तो हमारा जो आज की जो मीटिंग है, उसका एंड पर्पस क्या होना चाहिए कि अगली मीटिंग तय हो जाए। अब वो चाहे इवेंट की का इनविटेशन हो, या अपलाइन से मिलाने का इनविटेशन हो, जो भी इनविटेशन हो, लेकिन अगला तय हो जाना चाहिए कि अगला फिर हम कब मिल रहे हैं। और ये सब 2 4 5 दिन के अंदर ही होना चाहिए, ये नहीं कि अब अगले महीने मिल रहे हैं, तब तक ठंडा हो जाएगा क्या। तो गोप्रो में बहुत अच्छे से रिकोरी ने समझाया है कि एक मीटिंग का एंड पर्पस यही होना चाहिए कि नेक्स्ट शेड्यूल हो जाना चाहिए मीटिंग। या तो चेक दे देगा, या तो अपॉइंटमेंट दे देगा, आगे बढ़ो। अच्छा, ये भी क्यों होता है कि हम एक प्रेजेंटेशन में करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ना कई बार गलत माइंडसेट है कि हमें बहुत सारा बेचना है। और ठीक मैं आपका ध्यान वहीं पे लेके जाना चाहता हूँ फिर से। आप देख लो इनेजी के किसी भी टॉप अर्नर को, उसने कितनी मशीनें बेची हैं। टीम से 100 बिकेगा सर, आप अकेले महीने में 100 नहीं बेच पाओगे किसी भी जन्म में, कुछ भी मंत्र ले लो। टीम से 1000 बिकेगा, टीम से 5000 भी बिकेगा, टीम से 10,000 बिक रहा है सिद्धिया का, टीम से बिक रहा है ना। तो हमें सिस्टम पे काम हम करते रहेंगे तो हमें प्रेजेंटेशन, जैसे मेरी टीम में सेल होता रहता है, शुरू से मेरा रहा है ऐसा कि सेल होता रहता था, तो मेरे डेमो से सेल हुआ कि नहीं हुआ मुझे कोई परवाह ही नहीं है, मैं आगे बढ़ता गया। तो जब आपकी टीम में सेल होता रहता है ना, तो आप एकदम फिर आप रियल खेल खेलते हो कि नहीं मेरे को गेम अच्छा खेलना है, रिजल्ट कुछ भी आए। ये भी एक प्रॉब्लम है। 1 to 1, खाली 1 to 1 कर रहे हैं हम। 1 to 1 में सर किसी को पटाना बहुत मुश्किल काम है, रियली मुश्किल काम है, जो हम लोगों ने किया है। आज आपके पास मौका है, उस समय माहौल ही नहीं था, कोई सेमिनार ही नहीं होता था। कभी भी आप सोचो कि किसी नई चीज का डिसीजन लेना हो तो 10 लोगों का ग्रुप रहेगा ना। 10 लोगों का, जैसे अभी आप कोई विदेश यात्रा का ग्रुप बनाओ कि चलना है घूमने के लिए, या वैष्णो माता का बना लो कि ग्रुप टूर पे जाना है। ग्रुप के नाम पे कई लोग तैयार हो जाते हैं, हाँ हाँ चलो मैं भी चलूंगा। अकेले बोलो कि अकेले तेरे को जाना है, तो बोलेगा किधर जाऊंगा यार, किधर टिकट कटाऊंगा, किधर रुकूंगा, बहुत हेडेक हो जाता है उसको। छोटे से छोटी चीजों में लोग ग्रुप ढूंढते हैं। तो जब आप ग्रुप में डेमो देते हो ना, उसका एक बात ही अलग है, लोगों को हेल्प मिलता है डिसीजन लेने में। और वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था कि ठंडे कोयले को माचिस से आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, कितना आसान है, उसको भट्ठे में डाल दो, जलते हुए भट्ठे में गीला कोयला भी जल जाएगा। या दूसरा एग्जाम्पल कि समुंदर का नजारा किसी को आप एक बोतल पानी में दिखाना चाह रहे हो, कोई विकल्प नहीं है सर, समुंदर के पास ही लेके जाना पड़ेगा। इसलिए इवेंट्स का बहुत बड़ा महत्व है, वहीं से लीडर्स का जन्म होगा आपकी टीम में। ठीक है। हाँ, ये भी एक बहुत सारी समस्याओं का हल होता है, मुस्कुराना। प्रेजेंटेशन के समय ना हम लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं, ये गलती करते हैं। इसको अगर मुस्कुराते हुए रहे ना तो सारे ऑब्जेक्शंस या तो आएंगे नहीं, या तो सर हर चीज का जवाब है मुस्कुराना। ठीक है, ये मेरे थॉट्स हैं, कहीं आपको सूट नहीं भी कर सकते, और कहीं मैंने एरिक ओरी जी के वहां से भी लिया है।
वी शेयर कॉमन थिंग्स विदाउट डायग्नोजिंग। जैसे हर आदमी को करोड़पति बनाने चल रही है, हर आदमी को कैंसर की बात कर रहे हैं, थोड़ा अगर सुनेंगे ना तो वो डायग्नोज हो जाएगा कि उसको प्रॉब्लम क्या है लाइफ में, और फिर वहां की बात करेंगे तो उसको सूट करेगा, फिर वो आपको घंटों टाइम देगा। अगर उसकी लाइफ से रिलेटेड पकड़ में आ गया आपको टॉपिक, तो वो आपको सुनेगा। लेकिन हम लोग कॉमन चीजें सब जगह बात करने लग जाते हैं, बहुत लंबा डेमो करते हैं। बहुत लंबा डेमो करिएगा, लोग वर्ल्ड टूर करके वापस आ जाते हैं। तो कल हम लोग बात कर रहे थे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में दो मुद्दे हैं हमारे पास, कि हम क्यों हैंडल करना चाहते हैं ऑब्जेक्शन को, हर बार हम चाहते हैं क्यों, हम जीतना चाहते हैं। और दूसरा सवाल था कि ऑब्जेक्शंस आते ही क्यों हैं, कम आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और फिर भी अगर आते हैं पॉजिटिव ऑब्जेक्शंस तो उनको कैसे हैंडल करें, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। कि जब हम प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं खुद के प्रोस्पेक्ट पे, या अपने डाउनलाइन के प्रोस्पेक्ट पे, या किसी इवेंट में हम करते हैं, या हम कुछ वन टू मेनी में करते हैं, तो वहां पे ऑब्जेक्शंस कम आए इसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है जी। तो कम ऑब्जेक्शन लाने के लिए टूल्स यूज करना है, हमेशा अपनी बात को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कोई ना कोई किताब, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई थर्ड पार्टी का टूल आप यूज करेंगे, तो लोग आपको ऑब्जेक्शन क्यों करेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग किताब रखते हैं अपने टूल बैग में। जेंटलमैन की तरह बात कीजिए। हम सब जेंटलमैन हैं, बट कई बार अपना जेंटलनेस खत्म होता है तो ऑब्जेक्शन ज्यादा आते हैं। तो हमेशा जेंटलमैन, जेंटलमैन क्या होता है कि मतलब हम दूसरों के दृष्टिकोण का भी सम्मान करें। हर आदमी का अपना अपना अपब्रिंगिंग है, अपनी अपनी उसकी लाइफ रही है, और अपने अपने उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपके प्रेजेंटेशन को देखता है। तो उसके पर्सपेक्टिव का, उसके दृष्टिकोण का भी हम सम्मान करें, ये सबसे बड़ा जेंटलमैन। ठीक है। ऑथेंटिक रहिए। ऑथेंटिक मतलब क्या, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें मत कीजिए, तब ऑब्जेक्शंस ज्यादा आते हैं। अगर हम ऑथेंटिकली बोलेंगे लोगों को इस पानी के बारे में, मशीन के बारे में, कंपनी के बारे में, खुद के बारे में, अपने अपना जो अभी तक का अचीवमेंट है उसके बारे में, अगर हम ऑथेंटिक रहेंगे तो लोग हमको ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है जी। प्रैक्टिस टू बी एन एक्टिव लिस्नर। एक एक्टिव लिस्नर बनने की कोशिश भी करना है। हम लोग सुन के जितना सीखते हैं ना, उतना कहीं से नहीं सीखते। तो जब भी आपका प्रेजेंटेशन हो, तो 15 मिनट आप अगर बात करते हैं, तो कम से कम 15 मिनट अगले को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। वो इन बिटवीन भी हो सकता है, उनका पहले नंबर भी आ सकता है, और बाद में भी हो सकता है। लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब वो आप में इंटरेस्टेड है। अगर बात ही नहीं करेंगे तो फिर तो सारी सुन के और पूरी रामायण सुन जाएंगे, और बाद में उनको पता ही नहीं लगेगा सीता किसकी पत्नी थी। ये तो कहानी नहीं सुनाना है हमको, हमको समझाना होता है, और समझाने के लिए अगले को सुनना बहुत जरूरी है। तो ये सब क्या पॉइंट्स हैं जिससे ऑब्जेक्शंस कम आए या ना आए। तो एक्टिव लिसनर बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप है, लोगों को सुनना। और हर दिन हम जब यहाँ जूम पे बैठते हैं, तो हम कल से बेहतर बने, यही लक्ष्य है ना हमारा। क्योंकि हम बेहतर बनेंगे तो रिजल्ट बेहतर अपने आप होने वाला है। और हम अगर वही बने रहेंगे जो हम एक साल पहले थे, तो रिजल्ट भी वही आने वाला है। अच्छा रिजल्ट कहाँ से आएगा। सो मोर टेल लेस, जो उल्टा हम लोगों ने बात की थी, हम दिखाते कम है, बातें ज्यादा करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें डेमो दिखाना है सिर्फ। हमें एंटीऑक्सीडेंट दवाई, ये वो जितना दिखा सकते हो दिखाओ, बातें कम करो। बिना दिखाए काम नहीं बनेगा। ग्रुप में या इवेंट्स में आप डेमोज करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि उनके कई ऑब्जेक्शंस का जवाब तो वहीं पे मिल जाता है। जब लोग अपनी अलग अलग टेस्टिमोनियल सुनाते हैं, उनको एक भरोसा बढ़ता है कि मैं यार
अकेला नहीं मैं फंसने वाला हूँ। तो ग्रुप्स में कीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो सबसे जो डुप्लीकेबल ग्रुप होता है वो होम मीटिंग्स होते हैं। जहां जहां आज हमारी इतनी सारी मशीनें लगी हैं, हर के घर पे अगर महीने में एक डेमो भी किया जाए ना, फुर्सत नहीं मिलेगा हमें डेमो करने से, कि आप अपने पड़ोसियों को बुलाइए आपके घर पे हम एक डेमो करना चाहते हैं। तो ग्रुप या इवेंट्स में करेंगे तो आपको ऑब्जेक्शंस कम आएंगे। आंसर विद स्माइल, डोंट ऑफेंड। कोई अगर क्वेश्चन आता भी है, कुछ मतलब ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जो लगता है कि यार ये बिना मतलब का सवाल है, बट फिर भी मुस्कुरा के जवाब देने की कोशिश करना चाहिए। किसी को ऑब्जेक्ट मत कीजिए, किसी को ऑफेंड मत कीजिए, कि उनको हर्ट मत कर दीजिए। ठीक है, कई बार हमारे शब्द बड़े बड़े घाव कर जाते हैं, तो उससे भी काम खराब होता है। बी एक्साइटेड। हमेशा थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाइए जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं। एंड हैप्पी व्हेन द आस्क टू ऑब्जेक्ट, आस्क और ऑब्जेक्ट। तो हमेशा एक्साइटेड रहिए और खुश दिखिए अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बहुत अच्छा लगा सर आपने ये सवाल किया। ठीक है, ये इस तरह से अगर हम जवाब देते हैं तो उनको अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ पे, अगर कोई मछली तभी फंसती है जब वो मुंह खोलती है। तो अगर आपका प्रोस्पेक्ट भी मुंह नहीं खोल रहा है ना, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए मुंह खोलने दो उनको, ऑब्जेक्शंस भी कम आएगा, और वो ज्यादा बोलेंगे तो आपका ज्यादा काम मिलेगा। एक्ट लाइक एन एजुकेटर नॉट सेल्समैन। इस बात को एरिक वोरी जी ने बहुत गहरे से अपनी बुक में एम्फेसाइज किया है कि आवर गोल इज टू एजुकेट पीपल, नॉट टू सेल। हमारा गोल एजुकेट करना है। लेकिन हम कई बार ना सेल्समैन की तरह दिखने लग जाते हैं, और वहीं पे ऑब्जेक्शंस की झड़ी लगने लगती। अगर हम लोगों को एजुकेट करने के दृष्टिकोण से जाएंगे, उनको बताएंगे एक प्रोडक्ट के बारे में, एक बिजनेस के बारे में, एक नए सिस्टम के बारे में, एक नई कंपनी के बारे में, तो उनको क्या ऑब्जेक्शन आना चाहिए? हम तो आपको एक एजुकेशन एजुकेट कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट, एक नई जानकारी के बारे में। तो ये भी ध्यान रखना है कि आवर गोल इज टू एजुकेट पीपल। ठीक है। इफ वी ऑफर सॉल्यूशन एवरीवन विल लाइक दिस। देखो हर एक की लाइफ में ना अपनी अपनी समस्याएं हैं। अगर हम उनके समस्याओं का कोई सॉल्यूशन देते हैं तो उनको अच्छा लगेगा, तो वो ऑब्जेक्ट क्यों करेंगे? तो हमें कैसा दिखना चाहिए? सॉल्यूशन प्रोवाइडर। लेकिन सॉल्यूशन प्रोवाइडर कौन होता है? जो पहले सुनता है। मुझे पता लगेगा कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, तभी तो मैं उसका कोई सॉल्यूशन आपको सुझाव दे सकता हूँ ना। पता ही नहीं है मुझे तो मैं क्या सुझाव दूंगा? तो मैं इधर उधर की बातें करूंगा। तो लोग हमको पसंद करते हैं अगर हम उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन देते हैं। गो फॉर नेक्स्ट शेड्यूल, नॉट फॉर सेल। ये एक माइंडसेट अगर आप रखते हैं कि आज मेरी पहली मीटिंग है, 4 से 5 दिन के अंदर मुझे 3 4 5 मीटिंग से करना है, तो सेल क्लोज होने की संभावना बढ़ जाती है। और वो फिर एजुकेटेड और राइट डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं आपके प्रोस्पेक्ट। पहली बार में कोई सेल हो जाता है ना, तो वो ठीक से एजुकेट नहीं हुआ बंदा, बाद में आपको एजुकेट करना पड़ेगा। और कोई 3 4 मीटिंग के बाद कोई डिसीजन ले रहा है, तो वो ठीक से एजुकेट हो गया, इन्फॉर्म हो गया प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, और अब वो डिसीजन लेगा ना, तो बाद में आपको मेहनत कम करनी होगी। तो केस तो वही है, पहले मेहनत कर लो या बाद में कर लो। लेकिन हमें हमेशा अगला शेड्यूल फिक्स हो जाना चाहिए हमारा, हर मीटिंग के बाद। कभी भी आप मीटिंग से उठ गए और अगला मीटिंग शेड्यूल नहीं हो पाया, तो आपका वो मीटिंग सफल नहीं माना जाता है। इवेंट सेल करना हमारा काम है। ये एरिक मोरिनी जी ने हम लोग को समझाया है। हमको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमको इवेंट बेचना है, टिकट बेचना है हमारा काम। प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। इससे कितने लोग सहमत हैं? कुछ जवाब देंगे आप लोग? बिल्कुल सही बात है सर। इवेंट इवेंट जो है इस बिजनेस का जान है, एक तरह से बोलिए कि लाइफ लाइन है।
और इवेंट को प्रमोट करना चाहिए, और पूरी तरीके से जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, छोटे मीटिंग्स नहीं हो पा रहा है, चाहे 1 बाय 1 भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको इवेंट में ही पूरा ताकत लगाना चाहिए। तो उससे भी उनका काम चल जाएगा। बिल्कुल और जो लोग इवेंट नहीं प्रमोट कर पा रहे हैं, उनका बिजनेस बहुत ही स्लो हो रहा है और बहुत धीरे धीरे हो रहा सही बात है। तो अगर हम इवेंट को सेल करें ना तो इवेंट प्रोडक्ट को सेल कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये ज्यादा इजी है ना डॉक्टर अशोक जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर जितने भी एमएलएम के कॉन्सेप्ट हैं उसमें ये बात बिल्कुल खरी उतरती है कि अगर कैंडिडेट इवेंट सेल करता है, क्योंकि वहाँ एक ऐसा पॉजिटिव माहौल मिलता है जिससे कई सारे नेगेटिव लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ। और सर एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझा दीजिए सर। क्योंकि मेरा अपना मानना है अशोक जी कि अगर हमको कोई बात समझ में आ जाती है ना तो हम उसको कैसे भी करने का रास्ता निकाल लेते हैं। जी सर। एक दिन मेरी बात ये समझ में आ गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है कुछ बड़ा करने का लाइफ में। अब कैसे किया ना उसमें कुछ मतलब नहीं रखा है, कैसे भी कर गए। जी सर। जब हमको कड़ी भूख लग जाती है ना तो हमको खाना खाना सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सीख ही जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं हमेशा स्किल्स पे या कैसे पे बात कम करता हूँ, वाई पे बात ज्यादा करता हूँ और माइंडसेट पे ज्यादा बात करता हूँ। एक बार माइंडसेट हो गया ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर कई बार मैंने स्टोरी सुनाई है कई तरह की माइंडसेट की। ठीक है, तो माइंडसेट जी। के ऊपर एक स्टोरी है, फिर से सुना देता देता हूँ आप लोगों को। और मेरा मानना है सर कि 99% माइंडसेट है। एक्सपर्ट 80% बताते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कैसे भी अगर आपको ये पता लग गया ना कि मुझे क्यों करना जरूरी है इमेजिक, तो कैसे करने का रास्ता तो आप निकाल ही लेंगे। जी सर। जहां से भी रास्ता मिलेगा आप कर लेंगे। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ सर जो फर्स्ट टाइम आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसे दीपक धावलिया, रश्मि, और ये सब लोगों ने दीपक बजाज और बाहर से आउटसाइडर्स को अपना गुरु बना के अपना काम कर लिया। कैसे तो नहीं पता था ना उनको, उनको सिर्फ ये पता था कि मेरे को करना है। तो एक बड़ी अच्छी स्टोरी मैं कई बार सुना चुका हूँ। उससे अच्छी स्टोरी मेरे को वाई के बारे में नहीं लगता है। एक एक गांव में साधुओं की टोली पहुंचती है एक घर में, और वो भिक्षा मांगने के बाद उनको बताते हैं कि आपके घर में हमारी बुद्धि से ये मैं देख पा रहा हूँ, जी। आपके घर में 50 फीट नीचे 100 टन सोना है। तो आप अगर ये घर तोड़ दें और खुदाई कर लें तो आपको 100 टन सोना मिल सकता है। जी सर। तो कह के चले गए। लेकिन अब वो पति पत्नी ने सोचा कि यार घर भी चला जाएगा और पता नहीं सोना, साधु जी के कहने पे क्या भरोसा, सोना हो ना हो। तो उन लोगों ने कोई डिसीजन नहीं लिया। हम में से ज्यादातर लोग अभी उसी फेज में हैं। हमें लोग कह तो रहे हैं कि बहुत पैसा है मैजिक में, आप 100 करोड़ रुपए अगले 5 साल 10 साल 20 साल में कमा सकते हो, या 10 करोड़ कमा सकते हो, आप फ्रीडम में आ सकते हो, आपकी जितनी जरूरतें हैं वो सब पूरी हो सकती हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है। बट आपको भरोसा नहीं हो रहा है। अब वो भरोसा दिलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइंड सेट करना पड़ेगा सर उसका, उसको दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये भी होता है। कैसे? एक ही तरीका है, इवेंट। जी। इवेंट में जब वो कई लोगों के टेस्टिमोनियल्स देखते हैं हेल्थ और बिजनेस के, तब उनको ये क्लैरिटी आती है कि इस बिजनेस में दम है। उनको ये भरोसा होता है कि यार ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है। अभी तो जब आप किसी के घर पे जाते हो ना तो उनको लगता है मेरे से नहीं होगा, इस तो बहुत स्मार्ट आदमी है, अशोक जी है, ये डॉक्टर साहब है इसलिए कर रहे हैं, मेरे से थोड़ी होगा। लेकिन जब आप उस आदमी को इवेंट में ले जाते हो और एक रिक्शा पुलर भी कर रहा है, एक सब्जी वाला भी कर रहा है, तब उसको लगता है यार ये तो कोई भी कर सकता है। तो बहुत सारे सवालों का जवाब उनको इवेंट्स में मिलता है। तो सेकंड पार्ट क्या है स्टोरी की, कि एक दिन ना अचानक उनको कॉल आया। वो जो जूलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है ना, भूगर्भ शास्त्री लोग होते हैं, उनका कॉल आया और उन्होंने पूरी टीम लेके उनके घर पहुंच गए। टेम्पो ट्रेवलर में पूरी टीम, टूल्स, सब कुछ। और उन्होंने कहा कि आपके घर में
50 फीट नीचे 100 टन सोना, सेम वही बात। तो इन्होंने कहा कि भाई एक साधु महात्मा भी कह के गए थे, आप भी कह रहे हो, क्या प्रूफ है इसका? तो उसने कहा कि ठीक है, प्रूफ दिखा देता हूँ। साधु महात्मा तो नहीं दिखा पाए, लेकिन इन्होंने प्रूफ उनको दिखाया। एक बड़ा सा मॉनिटर लगाया कंप्यूटर का, और एक टूल्स निकाला बड़ा सा, जमीन पे जैसे ही उसको रखा तो जमीन के नीचे 50 फीट नीचे 100 टन सोना है, ऐसा मॉनिटर पे उनको दिखने लगा। अब ये दिखने के बाद पति पत्नी क्या करेंगे? खुदाई करेंगे कि नहीं करेंगे? घर तोड़ेंगे कि नहीं नहीं तोड़ेंगे? करेंगे सर। तो प्रॉब्लम यही है कि हम लाख प्रयास कर रहे हैं, लोगों को दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप तो अपने आस पड़ोस में देखते हैं ना। तो बात ये है ना कि अगर हम सभी लोगों को, डॉक्टर अशोक, हम लोग अगर 5 लोगों को एनर्जिक में दिखाने में कामयाब हो गए, 5 लोगों को कि बेटा बहुत बड़ा खजाना है एनर्जिक, आने वाले 10 से 20 25 सालों में बहुत बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है पानी के सेक्टर में, और ये डिवाइस घर घर पहुंचेगी, अगर ये आप समझा पाए, दिखा पाए, तो सर फिर कैसे करना है ना, वो किताब पढ़ लेगा, दीपक बजाज को ज्वाइन कर लेगा, संतोष नायर के चरण पकड़ लेगा, कहीं भी जाएगा, कुछ भी करेगा, सीखेगा, करेगा। सर एक्चुअली मैं वो क्या इवेंट की जो बात चल रही है सर, मैंने जब एनर्जी को चुना, मैं एमबीए के 18 साल खत्म कर चुका था। और मैं सच में कोई अच्छी कंपनी के तलाश में था। तो मैं करीबन करीबन 12 कंपनियों का बिजनेस प्लान प्रोडक्ट देखने के बाद जब एनर्जी का मुझे बताया था दिलीप जी ने, तो उस टाइम गोवा में पहला सेमिनार था, बहुत बड़ा, 6 एंड अबव का था। और मैंने देखा कि अगर करना है तो पहले देखना पड़ेगा कि इसमें सच में कैसे लोग हैं और कैसा काम है। तो मैं सर शिक्षण नहीं था, फिर भी वो घुस गया था और पूरा इवेंट देखा और वहीं पे मन बनाया कि अब बहुत हो गया, अब एनर्जी करेंगे। तो वहीं से मैंने मेरी वाइफ को कॉल किया कि अब एमबीए में तेरे नाम कर रहा हूँ और मैं कैंगन करूंगा। तो बड़े इवेंट से डिसीजन लेने में हमें समझ आती है कि ये बिजनेस हमारी लाइफ में आगे क्या करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। और आज भी वो सेमिनार मुझे बहुत याद है अच्छे से, क्योंकि सब बड़े लीडर से मिलने का मौका मिला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। जिससे ऑब्जेक्शन कम से कम आए, डिबेट में मत पड़ो। कई बार मिल जाते हैं लोग डिबेट करने वाले, वो चाहते हैं कि तर्क करें, हमें तर्क में पढ़ना ही नहीं है, जल्दी से जल्दी डिबेट से निकल जाना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी, तो आपको ऑब्जेक्शंस कम आएंगे। एरिक बोरी ने एक बड़ी अच्छी बात ये कही है, उनकी बुक से लिया है मैंने, कि अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, पॉजिटिव ऑब्जेक्शन है, तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि उसका कोई ब्लाइंड स्पॉट रह गया है, मतलब कुछ बात उसको समझ में नहीं आई है, उसको वो समझना चाह रहा हम्म, है। और खुश हो जाना है। आपने प्रेजेंटेशन दिया, उसमें बाद में उसने एक दो बोला कि मेरे क्वेश्चन है, तो वो उसके ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जो उसको, जिसको दिखा नहीं वो, तो ब्लाइंड स्पॉट्स आपको दिखा रहा है कि मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो अच्छी बात है ना, आपको गाइड कर रहा है कि कहाँ पे अब आपको बात करना है, इसलिए हेल्प कीजिए उनकी। उसमें कोई ऑब्जेक्ट डिबेट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ये बात आया है कि सारे जो ऑब्जेक्शंस होते हैं ना, वो 2 कैटेगरी के ही होते हैं। 2 कैटेगरी में सारे ऑब्जेक्शंस को एरिक ओरिजिन ने डिवाइड किया है। पहला, द प्रोस्पेक्ट हैव लिमिटेड बिलीफ इन देमसेल्फ टू सक्सीड इन दिस बिजनेस। मतलब आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, उसको इस बिजनेस में वो सफल हो जाएगा, उसको थोड़े से कम विश्वास है, इसलिए वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। पहला, इस कैटेगरी में बहुत सारे आते हैं। और दूसरा है कि उनका नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम पे भरोसा नहीं। यही 2 कैटेगरी है मेजर। इसी 2 कैटेगरी में 5 5 6 6 सवाल आते हैं, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला जो कैटेगरी है उसमें वो बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है। अगर वो बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप ये समझो कि उसका खुद के सफल होने पे भरोसा कम हो रहा है उसको। तो आपको क्या जवाब देना चाहिए कि सर मैं बैठा हूं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, एजुकेट करूंगा, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, मैं आपको लेके चलूंगा,
आपको ये नहीं बोलना है कि पैसे का जुगाड़ कैसे होगा, जुगाड़ तो खुद ही करेगा वो। ये बहुत गहरी समझने वाली बात है। उसका बिलीफ ये नहीं है कि मैं सफल हो पाऊंगा, इसलिए वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 2, वो बोले मेरे पास टाइम नहीं है। इसका मतलब वो यहाँ पे सफल हो जाएगा, उसको ये भरोसा नहीं है। तो आपको भरोसा दिलाना है। या वो कहेगा कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरे से नहीं होगा। सीधा स्पष्ट स्पष्ट लिख रहा है कि उसको भरोसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कामयाब हो जाऊंगा। और या तो कहेगा आई एम नॉट अ सेल्समैन, मैं सेल्स का काम नहीं कर पाता हूँ। तो आपको यही समझना है कि उसको भरोसा कम है अपने सफल होने पे। और पांचवा कहेगा कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ, ये सब बहाने हैं सर। जितने भी एक्सपर्ट्स रहे हैं इस पे, हम लोग कई कई बार पहले भी बात कर चुके हैं कि उन्होंने जिनको ज्वाइन कराया इस बिजनेस में, वो सब उनको उस कंपनी के करने से पहले नहीं जानते थे। तो जानने का तो सवाल ही नहीं आता है। आज सुदेश सर के जितने फ्रेंड्स हैं वो उनको एनर्जी के पहले नहीं जानते थे। मेरे कई फ्रेंड्स हैं, मैक्सिमम फ्रेंड्स हैं जो मेरे को एनर्जी के पहले नहीं जानते थे। तो जब आप प्रोफेशनली खेलना सीख जाते हो ना, तो कोई भी ग्राउंड हो और कोई भी कंट्री का ग्राउंड हो और कैसा भी एटमोसफेयर हो, आप खेल जाते हो। तो उसको ये बिलीफ नहीं है कि मैं कामयाब हो पाऊंगा, इसलिए वो ये 5 तरह के ऑब्जेक्शंस देता है नॉर्मली। इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होते हैं, आप देखना। प्रेमपाल जी ने भी जो बनाया था ऑब्जेक्शन पे, ये बहुत महंगी है। मतलब कहना तो यही चाह रहा है ना, आई डोंट हैव सफिशिएंट मनी। कहना तो यही चाह रहा है। तो इसी में सारे कैटेगराइज करोगे तो सारे क्वेश्चन इसी 5 कैटेगरी में आ जाते, एक इस एक कैटेगरी के अंदर ये 5 क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और छठा होता है आई डोंट हैव एक्सपीरियंस, मेरे पास अनुभव नहीं है। तो आपको क्या बोलना है, सर मेरे पास है ना, चलो मिलके करते हैं। तो ये 6 सवाल वो कर सकता है अगर उसका बिलीव खुद पे नहीं है कि मैं सफल हो पाऊंगा। और अगला जो कैटेगरी है वो है कि उनका नेटवर्क मार्केटिंग में भरोसा नहीं है। तब वो पूछेगा इज इट एमएलएम, क्या ये एमएलएम है। तो आपको क्या जवाब देना है कि सर आपका कोई एक्सपीरियंस है, अच्छा या बुरा तो बताओ। या आप किसी को जानते हो जिसने नेटवर्क मार्केटिंग किया हो, बताइए क्या स्टोरी। उनकी स्टोरी सुनना है। फिर वो सुनने आने में ना वो सारी बातें बता जाएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग से। या वो पूछेगा इज इट अ पिरामिड स्कीम, अगर उसको नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा नहीं है। या वो पूछेगा आई डोंट लाइक एमएलएम, बोलेगा आप कि मैं एमएलएम लाइक नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको नेटवर्क मार्केटिंग पे भरोसा नहीं है, तो उसको एजुकेट करने की जरूरत है। या वो कहेगा आई डोंट वांट टू ट्रबल माय फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों को समस्या में नहीं डालना चाहता। तो वहां पे आपका जवाब होना चाहिए कि सर क्या ये प्रोडक्ट, आपको लगता है कि आपके रिलेटिव्स, आपके जानकार, आपके दोस्तों, आपके सभी लोगों को इस प्रोडक्ट की जरूरत है? ठीक है। या हाउ मच यू आर अर्निंग, आपसे पूछेगा कि आप कितना कमा रहे हो। तो या तो आप कमा रहे होगे या तो आपकी स्टार्टिंग होगी। अगर स्टार्टिंग है तो आप कह सकते हैं कि सर मैंने अभी स्टार्ट किया है, अभी इतनी कमाई है, आगे फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। और या तो आप अच्छा कमा रहे हो तो आप दिखा सकते हो, उनका बिलीव बनाने के लिए। 1 to 1 में हमें दिखाना चाहिए कि देखो सर इतना इनकम आ रहा है, तो इससे उनका बिलीव बनेगा। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे यही सारी चीजें आती हैं, इसी को कैटेगराइज करके हमें समझना है। तो थैंक यू वेरी मच। ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ, आप लोगों ने पेशेंटली सुना, पार्टिसिपेट किया, तो थैंक यू वेरी मच। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन से हम लोग कुछ ना कुछ मिला होगा आपको, जो आपको ये जो जर्नी है, डैश 3 जाने की जर्नी, इस जर्नी में थोड़ा आपकी हेल्प कर पाएगा।